So today, being Earth Day, we will talk about non-traditional security threats in international politics, which include threats from environmental degradation, increasing population, demographies, energy security, etc. So today we will discuss first the environmental issue, and before that I would like to discuss with you how much wars are a solution provider today, which means, is the world ready to go to war today, or war has become an unnecessary solution? युद्ध की आज कितनी जरूरत रह गई है, इसको भी हम लोग एक बार समझ लें, फिर आगे बात करते हैं। जब हम मॉडर्न कन्वेंशनल वॉर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज युद्ध अनसस्टेनेबल बन गए हैं और उसमें कुछ कारक रहे हैं जिन्होंने भूमिका निभाई है, जिन्होंने युद्ध को इररेलेवेंट बनाया है, अप्रासंगिक बनाया है, और प्रायः आज राज्य युद्ध का सहारा नहीं लेते हैं अपनी समस्या को हल करने के लिए। क्या क्या ये कारण है? तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो तत्व है जिसने युद्ध को आज अविचारणीय बना दिया है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारक सिविल सोसाइटी है, जिसके बारे में कल भी हम लोगों ने बात की थी कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन सिविल सोसाइटी हैज emerged as an important catalyst. सिविल सोसाइटी और पब्लिक ओपिनियन, इन दोनों ने राज्य की जो युद्ध करने की इच्छा है उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। आज जनमत युद्ध के विरुद्ध है और इसलिए वो युद्ध की सलाह अपने राज्य को नहीं देता है। दूसरी बात, एंड ऑफ कोल्ड वॉर ने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिकॉज आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर supply of arms was controlled, and also support to states and insurgencies therein was also curtailed. जब शीत युद्ध चल रहा था तो राज्यों के द्वारा इंसर्जेंसीज को सपोर्ट किया जाता था और साथ ही साथ ये जो शक्तियां शीत युद्ध में शामिल थी वो आर्म्स रेस को बढ़ाने के लिए आर्म्स की सप्लाई भी करती थी। यहाँ तक स्थिति हो गई थी कि ऐसे राज्य जिनके पास जरूरतों को पूरा करने के लिए धन नहीं था, पूंजी नहीं थी, वे भी शस्त्र खरीद रहे थे। इट वॉज जस्ट लाइक अ मैन पुटिंग ऑन हिज कोट विदाउट पुटिंग ऑन हिज शर्ट। अपनी अनिवार्यताओं को पूरा किए बगैर विलासिताओं पर, क्योंकि युद्ध शस्त्र विलासिता थे उस देश के लिए जहां हेल्थ और एजुकेशन रिमेन्ड इग्नोर्ड। तो जब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया तो उसने भी शस्त्रों की जो दौड़ थी उस पर रोक लगा दी और सप्लाई ऑफ आर्म्स कम हो गया, और जिससे युद्ध करने के जो तरीके थे वो भी कम हो गए। So we see that there is a strong correlation between the conclusion of the superpower conflict and the reduced number of wars in many parts of the world. इसके अलावा
एक और कारक था जिसने युद्ध को रोकने का काम किया, और वो था डेटरेंस इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तो गए राज्यों के द्वारा, लेकिन उनका इतने अधिक दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम थे, आफ्टर इफेक्ट्स थे, कि उनका प्रयोग किया जाना बहुत मुश्किल काम था। Nuclear weapons have a deterrence effect, and they are under normal conditions, states are not uh, ready to use them because it may have repercussions on the state which is using it. But again, we should remember that the possession of nuclear weapons helps to drive the very security dilemma that we had been blaming for the existence of war. न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से जो सुरक्षा का द्वंद्व था राज्यों में, वो दिखाई देता है, जो युद्ध की वजह है, ऐसा कहा जाता है। जैसे जब भारत के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, तो उसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि पाकिस्तान के द्वारा भी ये टेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भारत के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डिटरेंट इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि वो इससे भयभीत हुआ और उसने भी न्यूक्लियर शस्त्र प्राप्त करने का प्रयास आरंभ कर दिया। तो we see that it is not always that nuclear weapons have a deterrent effect. They can also lead to security dilemma, increasing the risk of war. Another factor which played a role in discouraging states to use war as a means was globalization. हमने अपने पिछले क्लासेस में ग्लोबलाइजेशन की बहुत सारी बात की, और हमने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन का तो मतलब ही है कि जो इंटरनेशनल कनेक्टिवनेस है वो बढ़े, इंटरकनेक्टेडनेस को बढ़ाना, डीप करना, वाइडन करना, एक्सपैंड करना। We can call it international economic cooperation also. और अगर एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ इकोनॉमिक आर्थिक संबंध है, सहयोग है, उसका वहां पर कुछ स्टेक है आर्थिक, तो वो उसके साथ युद्ध नहीं करेगा, ऐसा माना जाता है। So we see that while globalization can cause competitive anxieties, on the other hand, we also see that it can create cooperation among states. So beside creating competitive anxieties, it can also create cooperation. States will not attack each other if they have their stake in that state. लेकिन इन सब के बावजूद युद्ध का खतरा समाप्त नहीं होता। एक बहुत बड़ा जो चैलेंज राज्यों के सामने है वो है WMD का, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिनकी वजह से राज्य भयभीत हो सकते हैं एंड दे कैन मेक स्टेट्स एक्ट कॉशियसली, जैसा कि हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों में देखते हैं। तो ये कुछ कारक हैं जो युद्ध को आज के समय में प्रतिबंधित करते हैं। यद्यपि ये सही ही है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के पहले 1910 में भी यही बात कही गई थी कि अब युद्ध नहीं होंगे क्योंकि राज्य आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन 4 वर्ष के बाद ही ये बात गलत साबित हो गई थी।
तो ऐसे में हम केवल ये उम्मीद कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, non supply of arms, nuclear deterrence, all these, and along with public opinion, they can stop wars from happening. So, when we talk of post Cold War politics, we must discuss this also, the possibility of war in modern times.